हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 6 फरवरी, ओके, 6 फेब के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब सोर्सेज को हम कवर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, साइबर कॉन्ड्रिया काफ़ी फेमस टर्म है, न्यूज़ में है, आप सभी लोगों को होपफुली पता होगा, आप लोगों ने अगर आज का द हिंदू पढ़ा होगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, वी हैव कवर्ड द यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट। जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है इस बार का, जिसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आईपीएस लोग क्या कर सकते हैं, या पहली बार फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, आपका जो क्राइटेरिया है ओबीसी एससी एसटी वो चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, फोटोग्राफ में क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। सो आप यूपीएससी नोटिफिकेशन वाला वीडियो हमारा जरूर देखिए। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो एप्लीकेशन रिलेटेड, आप कमेंट करना, वी विल पर्सनली एड्रेस इट। दिस इज आवर प्रोफाइल, सो यू कैन से कि वी हैव फेयर एक्सपीरियंस अबाउट दिस एग्जाम प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो कोई भी डाउट और क्वेरी होगा, वी विल डायरेक्टली एड्रेस इट। ठीक है। So now move to the first question. With reference to the term cyberchondria, consider the following statement. It refers to anxiety arising from excessive online searches relating to health conditions। कि हेल्थ कंडीशंस को लेकर जो एक्सेसिव हम सर्च करते हैं, कि अगर हेडेक हो रहा है तो सीधा दिखा दिया कि भाई ये तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इस तरह की चीज। एंड सेकंड ऑप्शन इज, इट इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट हैज इमर्ज प्रोमिनेंटली इन द डिजिटल एंड सोशल मीडिया एज। कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया एज में जो है ये हेल्थ कंडीशन इमर्ज हुआ है मेनली। एंड थर्ड ऑप्शन इज, it necessarily involves the presence of a medically diagnosed physical illness। कि कह रहा है necessarily involves presence of a medical diagnosed physical illness, कि कोई फिजिकल बीमारी जो है आपको वो है, उसमें डायग्नोज्ड वाली चीज है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आप लोगों को होपफुली पता होगा कि यस, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, दिस इज द करेक्ट। कि अगर साइबर कॉन्टैक्ट मेन क्या है, कि आपको कोई नॉर्मल हेडेक हुआ या मान लो पेट में दर्द हुआ, अब आप गूगल करने लगे, आपने 10-12 आर्टिकल्स पढ़ लिए, मायो क्लिनिक, ये वो 36 चीज आप पढ़ चुके हो, यू गेट इनटू स्ट्रेस। सो ये एंजाइटी जो होती है इस चीज से, यही है आपका साइबर कॉन्ट्रिया। देन सेकंड, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ कंडीशन है, आप स्ट्रेस जो ले रहे हो, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, आप वो पढ़ते पढ़ते आप स्ट्रेस में चले जाते हो। ये प्रिपरेशन को लेके भी काफी लोग करते हैं। आप 36 जो आपके स्ट्रेटजीज वीडियोज आप सर्च कर रहे होते हो, rather than फोकसिंग ऑन डायरेक्ट क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी नीडेड है। जैसे मान लीजिए आई एंड अंकुर आनंद, वी आर मेंटरिंग लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जाम। सो इस तरह की चीज आप ऑप्ट कर सकते हो टू गेट योर नेम इन द लिस्ट। ओके, सो थर्ड ऑप्शन जो है आपका, इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ मेडिकली डायग्नोज। ये नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी कोई कंडीशन होगा तब भी लोग सर्च कर करके स्ट्रेस में चले जाते हैं। सो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। डिटेल जो अगर आपको प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम का चाहिए, तो आप सीएससी नाउ इंक्वायरी पे जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर कॉल। Now, coming to question number two, which of the following factors dilute the real impact of the double-digit increase in defense expenditure? So there are four statements. First, depreciation of the rupee against the US dollar. Second, rising pension liabilities. Third, increasing defense exports. Fourth, delays in absorption of capital allocation. So please pause and mark your answer. ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रियल इम्पैक्ट ऑफ द डबल डिजिट इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया बट उसका रियल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो अगर रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो क्या होगा, उसके कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स जो आप कर रहे हो, जैसे आप राफेल लोगे तो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट कर देगा, यानी क्या कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा। आपने भले ही 20% इंक्रीज कर दिया बट रुपी भी तो साथ में डिप्रिशिएट हो गई 10%। तो वो रियल इम्पैक्ट थोड़ी ना हुआ, रियल इम्पैक्ट तो आपका काफी कम हो गया 20% से। तो फर्स्ट हो गया डिप्रिशिएशन। सेकेंड है पेंशन लाइबिलिटीज, आपने जो इंक्रीज किया पैसा, उसमें से बहुत सारा पैसा तो आप फॉर द पेंशन लाइबिलिटीज दे रहे हो, दैट ऑल्सो डायलूटेड। थर्ड इज इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव। जब हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट गिव्स अस मोर कैपिटल फॉर आवर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो है ये पॉजिटिव है, मोर कैपिटल मिलेगा हमें। फोर्थ क्या कह रहा है, डिले इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपिटल एलोकेशन। ठीक है, आपने कैपिटल एलोकेशन कर दिया बट वो रोल ओवर करते जा रहा है, आप उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हो। जैसे एचएएल को आपने बोल दिया कि इतना पैसा दिया गया है, ये जो है आपको बनाने हैं तेजस एयरक्राफ्ट, बट वो बना ही नहीं पा रहे, तो वो रोल ओवर होते जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर विल बी A1, 2 and 4।
इकोनॉमी में आपके इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं जहाँ पे आपको लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए सोच समझ के ऑप्शंस को, डिमांड को समझ के आप अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर मार्क करने लग गए। विद रेफरेंस टू गवर्नर्स एड्रेस, सी वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन आई गेस मल्टीपल टाइम इन आवर सीरीज इन लास्ट 30-40 days। सो अंडरस्टैंड दिस कि इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, सो गवर्नर का जो एड्रेस होता है स्टेट लेजिस्लेचर को, तो उसको लेके स्टेटमेंट्स हैं। The governor addresses the state legislature at the commencement of the first session of after each general election। जो हर जनरल इलेक्शन के बाद, जैसे 5 साल का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन हुआ, तो कह रहे गवर्नर एड्रेस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है भाई। देन सेकंड ऑप्शन, द गवर्नर में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और बोथ हाउसेज असेंबल्ड टुगेदर। कह रहे हैं कि अलग अलग कर सकते हैं उनको एड्रेस, या फिर दोनों को साथ में बुला के भी एड्रेस कर सकते हैं। जहां पे दोनों स्टेट्स हैं, आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कौन से स्टेट हैं जहां पे बोथ हाउसेज आर देयर। बोथ हाउसेज मतलब जहां लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों हैं, असेंबली और काउंसिल दोनों हैं, उन स्टेट्स का नाम आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो द गवर्नर में एड्रेस कह रहे हैं कि दोनों को कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है भाई। द थर्ड ऑप्शन इज द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर एड्रेस इफ द कंटेंट कन्फ्लिक्ट्स विद हिज हर पर्सनल व्यूज। कि अगर मान लो गवर्नर की बात से एग्री नहीं करे, उनका ओपिनियन अलग है। जैसे आप किसी ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, सारे पीएसयूज को भेज देंगे, लेकिन गवर्नर उससे एग्री नहीं करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मना कर सकते हैं क्या ऐसा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आप लोगों ने होपफुली सही गेस किया होगा, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। गवर्नर का पर्सनल कोई चॉइस नहीं है इसमें, आपका कोई पर्सनल ओपिनियन यहाँ मैटर नहीं करता है। ओके, आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, वो रख रहे हो। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपका पर्सनल व्यू, पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, कि हाँ कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन पे वो करेंगे ई जनरल इलेक्शन के बाद, और आइदर या दोनों हाउस, ठीक है, वो एड्रेस करेंगे उसे। Now, coming to question number 4, which of the following challenges are associated with lithium ion battery technology? तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस साल के लिए। फर्स्ट, dependence on critical mineral with geographically concentrated supply. Second, high geopolitical and price volatility risk. Third, low cycle life compared to alternative battery technologies. So please pause and mark your answer. राइट, तो देखो पहला जो आपका स्टेटमेंट है ये कह रहा है क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंस है, और क्रिटिकल मिनरल जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ सप्लाई चेन है। जैसे कि चाइना ने मना कर दिया कि दे विल नॉट गिव द रेयर अर्थ मैग्नेट्स फॉर द व्हीकल्स, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज राइट। सेकंड, हाई जियोपॉलिटिकल एंड प्राइस वॉलेटिलिटी व्हेन चाइना एक्चुअली ब्लॉक्ड द रेयर अर्थ मैग्नेट्स, तो प्राइस इंक्रीज्ड और जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही, तो ये भी सही है। थर्ड है लो लाइफ साइकिल कंपेयर टू अल्टरनेट बैटरी टेक्नोलॉजी, ये गलत है, इनका लाइफ साइकिल बेटर होता है, लॉन्गर होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी 1 एंड 2। ऑल्सो प्लीज एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग योर स्कोर्स। आप उससे हेजिटेट मत करो, डरो मत। स्कोर कमेंट करोगे, रेगुलर रहोगे, सो दैट विल सेट अ डिसिप्लिन इनसाइड यू, और आपको अकाउंटेबल बनाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये खुद को धोखे में रखना कि हम स्कोर नहीं बताएंगे, इससे फर्क नहीं पड़, नो, आपको नुकसान होगा। दूसरी चीज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, दैट मोटिवेट्स अस टू क्रिएट द कंटेंट फॉर यू। ओके, एंड वी विल ऑल्सो क्रिएट मोर such content and diverse content for you. Okay, so the fifth question, which of the following advantages of sodium ion batteries over lithium ion batteries are highlighted in the article? Now EV जो है ना, EV और बैटरी, जो BESS वाली चीज कहते हैं, बैटरी स्टोरेज वाली सिस्टम वाली चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के थीम के लिए। लास्ट के 2-3 सालों से न्यूज में है, और ईवी हर जगह है, तो आप मान के चलो क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा आर्टिकल है, नहीं पढ़ा हो आपने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, सेशन के बाद आप लोग पढ़ लेना। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेटर इंट्रिंसिक सेफ्टी ड्यूरिंग थर्मल रनअवे इवेंट्स। कि कह रहा है कि जो इसकी सेफ्टी जो है ना, थर्मल रनअवे इवेंट, इसमें सेफ्टी इसकी बेटर है। ओके, नाउ द सेकंड ऑप्शन इज एबिलिटी टू बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड सेफली एट 0 वोल्ट्स। कि 0 वोल्ट्स पे जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तो सेफर है ये चीज। ठीक है, देन इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटायरली न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो है आपको न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या करना है, चाहिए, कंप्लीटली नया। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटायरली न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये गलत है। जो सोडियम आयन बैटरीज हैं, वो एग्जिस्टिंग जो आपका लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ वो कंपेटेबल है, तो उसके साथ ही आप वो कर सकते हो। मतलब आप उसी सिस्टम में आप मॉडिफाई करके उसको आप प्रोड्यूस कर लोगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन एंड थर्ड सेकंड ऑप्शन जो, ये दोनों ही करेक्ट है।
कि 0 वोल्ट पे इसको हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, और ऐसा ग्रेटर इंट्रिंसिक सेफ्टी है ड्यूरिंग थर्मल रनअवे इवेंट। अब थर्मल रनअवे इवेंट क्या होता है कि जब मान लो कोई बैटरी है आपकी, इसमें जो हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो हीट जनरेट हो रहा है और हीट जो डिसिपेट हो रहा है, एक हीट डिसिपेट हो रहा होता है ना, हीट लूज कर रहा होता है, ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत स्पीड से हीट इसमें बढ़ गया, थर्मल रनिंग इवेंट में बहुत एक्सीड कर गया बहुत ज्यादा से, उस वाले इवेंट में कह रहा है कि इसमें इंट्रिंसिक जो इसकी सेफ्टी है वो बेटर है। क्यों? इसका लोअर पीक टेम्परेचर है, जो इसका पीक टेम्परेचर है वो लोअर है, पीक लोअर टेम्परेचर, तो इस केस में ये सेफर है। और जीरो ट्रांस हमने देखी है 0 वोल्ट पे से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। Now, coming to question number 6, with reference to the motion of thanks to the President address, consider the following statement. First, the motion of thanks is a constitutional requirement and must be adopted by both houses of parliament. Second, it is mandatory for the Prime Minister to reply to the debate before the motion is put to vote. Third, defeat of the motion of thanks is treated as loss of confidence in the Council of Ministers. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो रिसेंटली ये इशू हुआ है, तो ये इस साल आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मोशन ऑफ थैंक्स जो है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट एंड मस्ट बी अडॉप्टेड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा होता है, ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा होता है। सेकेंड क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू रिप्लाई टू द डिबेट बिफोर द मोशन इज पुट टू वोट। ये वाली चीज है ना, ये कन्वेंशन का हिस्सा है, दैट इज नॉट रिटन इन पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्राइम मिनिस्टर विल रिप्लाई, ये कहीं नहीं लिखा है कि पीएम विल रिप्लाई, दैट इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पहले भी हुआ है 2004 में और अगेन नाउ दिस ईयर ऑल्सो। फिर थर्ड स्टेटमेंट, defeat of the motion of thanks is treated as loss of confidence in the council of minister, that is correct। जब मोशन डिफीट होता है तो सरकार गिर सकती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी 1 and 3 ओनली। सेवन क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, मिडिल ईस्ट वाली बेस रीजन पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द जीसीसी इज अ 6 नेशन रीजनल ग्रुपिंग इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो वेस्ट एशिया का 6 नेशन का रीजनल काउंसिल है, रीजनल ग्रुपिंग है, ओके। द सेकंड ऑप्शन इज ऑल जीसीसी मेंबर कंट्रीज आर मेजर क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स है, मेजर क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स। देन पॉज देन द थर्ड ऑप्शन इज द जीसीसी हैज एज अ ग्रुप इज इंडिया लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेड पार्टनर, कि इंडिया का ये एज अ ग्रुप जो है लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेड पार्टनर है, ओके। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है, व्हिच माइट सीम इनकरेक्ट, कि भाई ईयू भी तो है, यूएस भी तो है, लेकिन क्या है थर्ड वन जो करेक्ट है, ये ईयू को भी बाईपास करता है, मतलब ईयू से भी ज्यादा हमारा मर्चेंडाइज जो ट्रेड है, मर्चेंडाइज जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली चीज है, ये ज्यादा है जीसीसी के साथ, ओके। सो थर्ड वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये 6 कंट्रीज हैं, आप नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन जो ये इनकरेक्ट है, इसमें बहरीन जो है ये मेजर ऑयल एक्सपोर्टर नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर थोड़ा बहुत करना कहने का मतलब मेजर, उसमें मेजरली उसमें काउंट नहीं किया था इसको, कि भाई इसके लिए ये नहीं जाना जाता है। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। मैप पे इन 6 कंट्रीज को आप लोग देख लेना, ओके, एटलस पे। Now, coming to question number 8, with reference to infertility in India, consider the following statement. First, infertility is medically recognized as a condition that can arise from both male and female factor. Second, social and cultural norms in India tend to place the moral burden of infertility predominantly on women. Third, medical evaluation in India rarely identify male factor infertility. Right? So please pause and mark your answer. तो पहला स्टेटमेंट जो है कि इनफर्टिलिटी इज मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड एज कंडीशन दैट कैन अराइज फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर, ये करेक्ट है, दोनों से हो सकता है, मेल एंड फीमेल। सेकंड इज आल्सो करेक्ट, इंडिया में ये सोशल एंड कल्चरल नॉर्म है कि विमेन को ब्लेम करना बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटल नॉर्म्स। थर्ड, मेडिकल इवैल्यूएशन इन इंडिया रेयरली आइडेंटिफाई, ये गलत है कि मेल को वो क्यों नहीं कर सकते, मेडिसिन तो आपका साइंस के ऊपर बेस्ड है, तो दे कैन आइडेंटिफाई बोथ मेल एंड फीमेल। तो करेक्ट आंसर विल बी बी 1 and 2 ओनली। इसमें वही है कि सोसाइटी ब्लेम करती है विमेन को ज्यादा, बट साइंस जो है वो जानता है कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। नो वन इज टू बी ब्लेम्ड, इन फैक्ट मेडिकल कंडीशन है ये व्हिच कैन बी ट्रीटेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लाइक इन फैक्ट, ठीक है, और कमेंट जरूर करना आप लोग अपना स्कोर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।